अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो बेसिकली एक जो फीचर होता है रेप्लिकेशन का, जो सेमी कंजर्वेटिव मोड हम जो बोलेंगे वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपके कोर्स में आइदर या पेपर में बेसिकली हम बोले तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इवन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कहीं पे भी वो पूछा जाता है। एंड इवन लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और उससे क्या कंक्लूजन निकला, वही कंक्लूजन को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड क्यों बोलेंगे, मतलब हाउ डू वी एक्चुअली इन्फर द बेसिक रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जिससे हमें पता चला कि ओके द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये परफॉर्म किया था मेजरसन एंड स्टाल ने इन अराउंड 1958, राइट। सो 1953 में जब डीएनए का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिटरमाइंड इन 1953, right, by Watson and Crick. So Watson and Crick along with help of Rosalind Franklin, उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उनको वो डिटरमाइन किया था 1953 में। एंड एट दैट टाइम अगेन द रेप्लिकेशन मोड, जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो तो ठीक है, बट वो एक्चुअली रेप्लिकेट कैसे करता है, वो उसकी कॉपी नंबर कैसे बढ़ाता है, इट वाज स्टिल एन एनिग्मा। बट स्टिल बोथ वॉटसन एंड क्रिक hypothesized hypothesized that the mode of replication was semi conservative in nature, semi conservative, right। उसी टाइम पे दो और नए मॉडल्स, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो टेक्निकल एडवांसेस कि इतना ज़्यादा अभी रिसर्च जो वर्क है या रिसर्च पर्टिकुलर फील्ड थी वो इतनी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं थी। तो उस टाइम पे सिर्फ वो लोग सिर्फ हाइपोथेसाइज ही कर पाते कि ओके ये सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर थर्ड वन इज डिस्पर्सिव। मैक्स डेलब्रक जो है, मैक्स डेलब्रक अगेन एक बायोफिजिसिस्ट थे। मैक्स डेलब्रक proposed the dispersive model of replication, ओके। वैसे एक तीसरा अगेन मॉडल था एंड दैट वाज कंजर्वेटिव। तो ये जो तीन मॉडल है, अगर हम तीन मॉडल देखें बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, तो कैसे थे कि अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें, पहले अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें, कंजर्वेटिव मॉडल में बेसिकली क्या था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, लेट दिस बी पेरेंटल स्ट्रैंड, ओके, जो डबल हेलिकल पेरेंटल स्ट्रैंड है, वो पेरेंटल स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड, और वी कैन से द मेन पेरेंटल स्ट्रैंड विल बी रिटेन्ड इन इट्स डुप्लेक्स फॉर्म, वेरेज एक और नया डुप्लेक्स स्ट्रैंड आ जाएगा। दैट वाज कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। दिस वाज द पेरेंटल स्ट्रैंड, राइट, एंड दिस वाज द न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड, जिसको हम ठीक है न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड ऐसे ही जस्ट एन हम लिखते हैं। व्हाट दैट वाज कंजर्वेटिव मॉडल। व्हाट वाज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, राइट, दिस वाज द कंजर्वेटिव मॉडल। व्हाट वाज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में बेसिकली जो ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड है, जब भी रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के बाद जो एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो वही रिटेन होगी, एंड जो डुप्लेक्स डीएनए में दूसरा जो स्ट्रैंड होगा दैट विल बी द न्यू स्ट्रैंड, ओके। दैट वाज सेमी कंजर्वेटिव। तो बेसिकली व्हाट वॉटसन एंड क्रीक टोल्ड
कि रेप्लिकेशन के बाद वन स्ट्रैंड विल बी ओरिजिनल और पेरेंटल, जो दो डीएनए डुप्लेक्स फॉर्म होंगे, इन दैट वन स्ट्रैंड विल बी पेरेंटल एंड अदर स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट टू इट विल बी न्यूली फॉर्म्ड। ओके, ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव मोड। एंड जो मैक्स डेलब्रग ने डिस्पर्सिव बोला था, डिस्पर्सिव मॉडल में बेसिकली क्या था कि both the strands, sorry, in a single strand both new and old will be present। मतलब एक ही स्ट्रैंड पे दोनों हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पे a single strand, or we can say a single DNA duplex, consists of both old strand as well as new strand, the newly synthesized strand। तो ये हुआ dispersive mode। अब ये dispersive mode again, at that time the dispersive mode was actually accepted, most accepted हम बोल सकते हैं। obviously तभी proof अभी हुआ नहीं, prove नहीं हुआ था कि क्या था, but dispersive mode was mostly accepted because जो particular उसमें डीएनए सेपरेशन का जो पार्ट था, दैट पार्ट वाज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड, कि डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट भी करना है, सेपरेट करने के बाद वापस सिंथेसाइज भी होना है, देन फाइनली उसको वी कैन से वापस उसको रीनेचर होना है, राइट। ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो वो फेस करे, बिकॉज एट दैट टाइम अगेन वो खुद सोच नहीं सकते थे। 1953 के आसपास सिर्फ उनको एक स्ट्रक्चर ही मिला था। अभी एक स्ट्रक्चर मिला है तो वो ज़्यादा इमेजिन तो नहीं कर पाएंगे कि ओके ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी। अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर है मैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर क्या डी नेचर होगा, रीनेचर होगा, क्या होगा, वो कुछ उनको पता नहीं था। तो यहाँ पे एट दैट टाइम डिस्पर्सिव वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड, अगेन नॉट प्रूव्ड बट एक्सेप्टेड, वेयर एज वॉटसन एंड क्रीक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो था वो उन्होंने प्रपोज किया था कि दैट वाज द मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दैट वाज द एक्चुअली द मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दैट वाज सेमी कंजर्वेटिव मोड। अब यहाँ पे 1953 में अगेन बिकॉज देयर वर थ्री डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन, विद इन 5 years मेजल्सन एंड स्टाल, दोनों अमेरिकन जेनेटिस्ट से, मेजल्सन एंड स्टाल, around 1957 1958, within 5 years of the determination of the structure of DNA, उन्होंने 5 साल में ही एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, विच इज नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इनिशिएट किया था कि वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर एटम है, अगर एटम को हम एक रेडियो आइसोटोप से रिप्लेस कर दे या हम उसके हैवी आइसोटोप से अगर हम रिप्लेस कर दे, तो दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल विल बी हैवियर देन द नॉर्मल। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो अभी हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने इनिशिएट किया था। एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, दैट इज हाउ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज प्रूव्ड, ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि ओके हम एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज़ करके हम डेंसिटी डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, और डेंसिटी डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो दैट मीन्स कि हमें उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो उसका बायोमॉलिक्यूल है, इन दिस केस दैट इज डीएनए, वो डीएनए के एलिमेंट्स को हम उसको रेडियो आइसोटोप या हैवी आइसोटोप से अगर हम रिप्लेस कर दे, तो दैट पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल विल बी ना बिकम, इट विल बिकम मोर डेंस और हैवियर, एंड उसी से हम यहाँ पे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि ओके क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, राइट, रिजल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली within 5 years Michelson and Stahl devised an experiment
using heavy radioisotopes and डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन एंड खास करके सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। इन चीजों से उनको ये प्रूव तो हो गया था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट होता है डीएनए। ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। ओके, एंड बाय दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दे एक्चुअली प्रूव्ड। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक्चुअली इनिशिएट किया था ये कॉन्सेप्ट, ये कि अच्छा हम ये यूज करेंगे तो उससे ये चीजें हो सकती है। बिकॉज एज आई सेड के एट दैट टाइम देयर वर नो सच टेक्निकल एडवांसेस की जैसे अभी तो इतने एडवांसेस हो गए कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ही सब इंटरेक्शंस देख सकते हैं, राइट। इवन लाइव इंटरेक्शंस हो गए या वी कैन से रियल टाइम इंटरेक्शंस, ये भी हम देख सकते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट कैसा था वो हम देखेंगे, एंड एक्सपेरिमेंट के इन्फेरेंस से उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कैसे पता चला कि ये पर्टिकुलर जो है वो वी कैन से सेमी कंजर्वेटिव है ना कि कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट ओके, सो एक्सपेरिमेंट में यूजुअली एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पर्टिकुलर टारगेट किया, बिकॉज डीएनए बेसिस वर मेड ऑफ नाइट्रोजन, उनको पता, बिकॉज दे वर जेनेटिस्ट, उनको पता था कि अच्छा डीएनए के बेसिस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम क्यों ना नाइट्रोजन जो नॉर्मल एलिमेंट है दैट इज 14N, उसको हम रिप्लेस कर दे 15N दैट इज हैवियर आइसोटोप। ओके, तो उन्होंने दे ग्रू द basically E. coli bacteria in heavier nitrogen medium for many generations. They grew the bacteria in heavier nitrogen medium for many generations. So basically अमोनियम क्लोराइड उन्होंने मीडिया में इनकॉर्पोरेट किया था एज अ सोल नाइट्रोजन सोर्स। ओके, जिसमें अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था दैट वाज एक्चुअली 15N, वो हेवियर आइसोटोप था। तो ऑब्वियसली अब बैक्टीरिया, बिकॉज दिस वाज द सोल नाइट्रोजन सोर्स, एंड वो नाइट्रोजन है, फाइनली बैक्टीरिया क्यों किसके लिए यूज करेंगे, अपने खुद के डीएनए को बनाने के लिए भी वो यूज करेंगे। नो ऑब्वियसली वो प्रोटीन भी उसमें बनाएंगे, बट डीएनए हमारा मेन टारगेट था, तो वो डीएनए बनाने के लिए भी यही नाइट्रोजन यूज करेंगे, यही नाइट्रोजन एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे द 15N, ये जो हैवी आइसोटोप था 15N, this was incorporated into their genome and made the DNA more heavy, or we can say more denser than normal, made the DNA more denser than normal, right। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आपको ये लगेगा कि ये पर्टिकुलरली एक ही एलिमेंट का फर्क है, एक ही एटम का फर्क है, या इवन फ्यू एटम, उससे फर्क क्या होगा। तो हाँ, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक डीएनए जिसमें 15N इनकॉर्पोरेटेड है और दूसरा डीएनए जिसमें 14N इनकॉर्पोरेटेड है, दोनों का डेंसिटी डिफरेंस सिर्फ 1% आएगा, राइट। ज्यादा कुछ इसमें नहीं होगा, 1% ही डेंसिटी डिफरेंस आएगा, बट स्टिल दैट डेंसिटी डिफरेंस इज एक्चुअली ह्यूज when it is measured, or we can say when it is analyzed by the अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, खास करके डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। उससे ये पता चल जाएगा कि अच्छा थोड़ी भी डेंसिटी है, स्टिल द बेंड्स दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द
centrifuge tube that will be at the different positions. Basically कहने का मतलब ये है. Okay, so they will be more denser than normal, correct? Okay, so यहाँ पे they will be more denser than normal, and therefore the E. coli were then transferred to the medium containing normal nitrogen, okay, as nitrogen source, and allowed to grow for one generation. So यहाँ पे पहले उन्होंने क्या किया, हैवी नाइट्रोजन सोर्स लेके, जिस जो अमोनियम क्लोराइड था, उन्होंने मीडियम में उसको वो मीडियम में इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हैवी नाइट्रोजन को यूज करेंगे टू मेक देयर ओन जीनोम, टू रेप्लिकेट, टू मेक देयर ओन जीनोम, टू डिवाइड, टू ग्रो, राइट. अब इसके बाद काफ़ी जनरेशन्स तक ये उन्होंने हैवी नाइट्रोजन ही यूज़ किया. अब हैवी नाइट्रोजन यूज़ करने से क्या होगा, उसके खुद के जो जीनोम थे वो सभी जीनोम में हैवी नाइट्रोजन, या डीएनए में, उसके खुद के डीएनए में हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया. देन फाइनली उन्होंने एक जनरेशन किसमें ग्रो करवाया, नॉर्मल नाइट्रोजन 14N जो है उसमें उन्होंने ग्रो करवाया सिर्फ एक जनरेशन के लिए. एंड फाइनली ग्रो करवाने के बाद, एक जनरेशन के लिए ही ग्रो करवाया, वो करवाने के बाद डीएनए वाज आइसोलेटेड आफ्टर वन जनरेशन. मतलब कि एक ही साइकिल, रेप्लिकेशन की सिर्फ एक ही साइकिल होगी. आफ्टर वन जनरेशन and subject, or we can say treated, basically subjected to cesium chloride density gradient centrifugation, correct? Density gradient ultra centrifugation. तो यहाँ पे ये जो मेथड थी पर्टिकुलर, उन्होंने ही पहली बार यूज की थी, एंड जिससे काफी वी कैन से सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए थे. एंड देयरफॉर अभी हम जो भी रिसर्च फील्ड है वो बहुत ही कॉमनली हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ये अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं, राइट. अब ये तो बात हुई इसके एक्सपेरिमेंट की. एक्सपेरिमेंट में पहले उन्होंने हैवी नाइट्रोजन यूज़ किया, इकोलाई को ग्रो करवाने दिया. फिर उसके बाद उन्होंने एक जनरेशन नॉर्मल नाइट्रोजन में ग्रो करवाया, नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में 14N. एंड फाइनली वो जो एक जनरेशन ग्रो करवाने के बाद उन्होंने डीएनए आइसोलेट करके उन्होंने वी कैन से अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में किया. ओके, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन किया. अब यहाँ पे ये तो एक्सपेरिमेंट उनका हो गया, राइट. अब एक्सपेक्टेड या पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकता है. पॉसिबल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, पॉसिबल रिजल्ट्स, ओके, तो अगर पॉसिबल रिजल्ट्स की हम बात करें तो अब मान लो कि अगर वो कंजर्वेटिव होता, अगर मान लो कि वो कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, तो कौन से रिजल्ट्स हमें दिखते, और अगर वो सेमी कंजर्वेटिव होता तो कौन से रिजल्ट हमको दिखते, राइट. अगर वो कंजर्वेटिव होता तो हमें क्या देखने को मिलता. अब मान लो कि कंजर्वेटिव है और यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर दोनों जो डुप्लेक्स है, डीएनए डुप्लेक्स कंटेनिंग बोथ द स्ट्रैंड, दे वर हैविंग हैवी नाइट्रोजन, राइट, जिसको हम बोलेंगे HH, हैवी, बिकॉज दोनों डीएनए पे जो भी नाइट्रोजन रहेंगे वो हैवी रहेंगे. ओके, तो जब कंजर्वेटिव मोड से अगर होता, इसका मतलब क्या, उनको एक हैवी मिलता, राइट, HH हैवी दिखते हैं, एंड उनको एक लाइट मिलता,
या वी कैन से नॉर्मल मिलता, क्योंकि एक जनरेशन उन्होंने क्या किया था, एक जनरेशन के लिए उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन में डाला था, तो उनको एक नॉर्मल लाइट मिलता। दैट मीन्स के उसको अगर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में अगर देखें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में तो कैसा दिखेगा वो, इट विल बी हैविंग टू बैंड्स, राइट, इट विल बी हैविंग पर्टिकुलर सीसियम क्लोराइड के अगर बैंड में हम देखें तो इट विल बी हैविंग टू बैंड्स, एक हैवियर बैंड होगा जो नीचे की तरफ होगा, हैवियर बैंड, ओके, one heavier band will be at the bottom, one light band will be at the top, okay, ये एक हो सकता है, this will be light, this will be heavy, because density उसकी ज्यादा है, तो obviously that will be the more denser band will be at the bottom of the tube, the less denser band will be at the we can say upper layer of the tube. and एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हाइब्रिड होता HL, अगर मान लो कि एक हाइब्रिड होता तो क्या होता, तो उसको हम मिलता, ओके, ये हम बाद में देखते हैं हाइब्रिड अगर होता तो क्या होता, बट एनीवेज कंजर्वेटिव अगर होता तो हमें ये देखने को मिलता कि एक हैवी बैंड है, एक लाइट बैंड है, राइट, अगर कंजर्वेटिव होता तो। अगर सेमी कंजर्वेटिव होता, इफ सेमी कंजर्वेटिव, तो हमें क्या देखने को मिलता, तो हमें क्या देखने को मिलता, अगेन हैवी है, एक ही जनरेशन के लिए या एक ही साइकिल के लिए उन्होंने रेप्लिकेशन किया था, एंड यहाँ पे बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड आ गया। एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या था, वन स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स वाज पेरेंटल, अदर स्ट्रैंड वाज न्यूली सिंथेसाइज्ड। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड थी दैट वाज ऑब्वियसली लाइट, राइट, एंड जो ओरिजिनल पेरेंटल थी दैट वाज हैवी। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड बन गया, हैवी लाइट का हाइब्रिड बन गया। देयरफॉर हैवी एंड लाइट का 1:1 रेशियो में वी कैन से एक बैंड मिलता है, हैवी लाइट का एक बैंड मिलता है यहाँ पे, राइट। तो वही सेम चीज उनको टेस्ट ट्यूब में कैसे मिलती, सिर्फ एक बैंड मिलता हैवी लाइट, हेवी लाइट हाइब्रिड जो डुप्लेक्स बना उसका सिर्फ एक ही बैंड मिलता जो कि ओरिजिनल हैवी एंड लाइट के बीच में रहता, राइट। यहाँ पे लाइट बैंड था, यहाँ पे हैवी बैंड था, और हैवी लाइट बैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी डिफरेंस वो दोनों के बीच में रहता। तो हमें दो पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते थे, या तो ये मिल सकता था, अगर ये मिलता तो वो कंजर्वेटिव होता, ओके, एंड अगर ये मिलता तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता। अगेन यहाँ पे इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं थे कि भाई वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके ये करके या इवन लाइव वो देख के पता लगा सके कि अच्छा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ये होगा या वो होगा, जो भी है। यहाँ पे उनको ये पता चल गया था कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, rather than molecular mechanism they were directly going for the result, okay, they were directly going for the result। तो यहाँ पे उनको बेसिकली क्या मिला, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द ऑब्जर्वेशन दे फाउंड, ऑब्जर्वेशन उनको क्या मिला, ऑब्जर्वेशन उनको ये मिला कि only one band of heavy light was found, only one band of heavy light hybrid duplex, heavy light hybrid duplex was found, which actually disproved the
this actually disproved the this disproved the this disproved the conservative mode. अगर दो बैंड मिलते तो हमें पता चल जाता कि भाई कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, बट एक ही बैंड मिला तो वो हैवी लाइट वाला जो मिक्सचर वाला जो बैंड था वो मिला, तो दिस डिस्प्रूव्ड द कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, तो वो तो डिस्प्रूव हो गया, बट अगेन एक फर्दर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें डिस्प्रूव क्या करना है, कंजर्वेटिव हमने डिस्प्रूव कर लिया, अभी हमें सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव में से देखना है। स्टिल मैक्स डेलब्रग अभी भी है वो, राइट, अभी भी वो हमारे सिनेरियो में है कि मैक्स डेलब्रग का जो पर्टिकुलर वी कैन से मॉडल था वो अभी भी डिस्प्रूव नहीं हुआ है। कभी कभी क्या हम साइंस में करते हैं कि भाई कोई चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज को डिस्प्रूव भी करना पड़ता है कि हाँ चलो ये तो नहीं ही है। अगर ये तीन हाइपोथेसिस हमारे पास है तो दैट मीन्स कि इसको अगर हम डिस्प्रूव कर दे कि या हम निकाल दे, हमारे सिनेरियो में से ही निकाल दे, डिस्प्रूव कर दे, तो यहाँ पे एक मॉडल तो डिस्प्रूव हो गया था, दैट वाज कंजर्वेटिव। अब उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट भी एक किया। फर्दर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहां तक तो उनको पता चल गया कि चलो पर्टिकुलर कंजर्वेटिव मोड तो नहीं है। नाउ द कंपटीशन वाज बिटवीन सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो अभी उन्होंने क्या किया, अगेन फर्दर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बेसिकली ये जो एक जनरेशन वाली जो थी, द डीएनए आफ्टर वन जनरेशन, आफ्टर वन जनरेशन was heated and denatured, heated and denatured, denatured करना मतलब कि डबल स्ट्रैंड से वो उनको कन्वर्ट कर देना सिंगल स्ट्रैंड में, was heated and denatured। ओके, तो इट was heated and denatured, डबल स्ट्रैंड से जब वो सिंगल स्ट्रैंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली डिस्पर्सिव, हमारा पता है कि डिस्पर्सिव में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी, बोथ एक ही स्ट्रैंड पे लाइट एज वेल एज हैवी, मतलब कि पेरेंटल एज वेल एज न्यूली सिंथेसाइज्ड दोनों नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, राइट। तो द डीएनए आफ्टर वन जनरेशन वाज हीटेड एंड डीनेचर्ड, द बैंड्स ऑफ एसएसडीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि अभी डीनेचर हमने कर दिए तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ द सैंपल was compared with the bands of original single stranded DNA of what 15N and 14N। इसका मतलब क्या कि उन्होंने 15N and 14 वाले जो भी एक कंट्रोल लिया होगा, कंट्रोल लिया मतलब कि एक रेफरेंस लिया, एक स्टैंडर्ड लिया कि जिससे हम कंपेयर कर सके। अगर एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैंड में पूरा का पूरा 15N है, अगर एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैंड में सिर्फ 15N ही है, राइट, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में सिर्फ 14N है, और अगेन सिर्फ एक, यहां पे हम सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, हमने हीट एंड डीनेचर, आई मीन उन्होंने हीट एंड डीनेचर कर दिया। एंड तीसरा जो स्ट्रैंड था डिस्पर्सिव की अगर हम बात करें, उसको भी हमें डिस्प्रूव करना था। तो डिस्पर्सिव में क्या था, कंसिस्ट वन पर्टिकुलर कंसिस्ट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट, राइट, कुछ ऐसे। तो यहां पे इवन एक स्ट्रैंड पे अगर मान लो दोनों है, दैट इज 15N plus 14N, right, which talked about dispersive। ये डिस्पर्सिव की अगर बात कर, अब मान लो इसका हमने आई मीन उसका, उन्होंने ये जो पर्टिकुलर बैंड है जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया इसके साथ और इसके साथ, जो बैंड है उसको वो कंपेयर किया कि वही पोजीशन पे आ रही है या नहीं। अगर वही पोजीशन पे आ रही है तो फिर तब हम मान सकते हैं कि ठीक है डिस्पर्सिव नहीं होगा। अगर वो पोजीशन में नहीं आ रही है और कोई मिक्स्ड पोजीशन बता रही है दैट इज बिटवीन द 15N 14N, तब हम बोल सकते हैं कि ये डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव मतलब क्या कि इवन वन सिंगल स्ट्रैंड विल कंसिस्ट ऑफ बोथ 14N एंड 15N, हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन। ओके, तो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर कंपेयरिंग, मतलब कि अगर
एक ट्यूब में अगर मान लो कि पर्टिकुलर हैवी स्ट्रैंड होगा जो 15N का, एज वेल एज लाइट स्ट्रैंड होगा 14N का। एंड अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की ही हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर मान लो कि कहीं बीच में आता, अगर उसकी पोजीशन कहीं बीच में आती तो दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज डिस्पर्सिव। अगर बीच में कहीं आती तो क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों होते हैं, एक ही स्ट्रैंड में दोनों नाइट्रोजन होते, वेरेस ये क्या था, ओनली वन नाइट्रोजन, एंड दिस वाज ओनली वन नाइट्रोजन, राइट। अगर दोनों होते तो आई मीन डिस्पर्सिव अगर होते तो एक ही स्ट्रैंड में, बट उनको क्या मिला, आफ्टर कंपेयरिंग they found that the strand positions were coinciding with that of pure 15N and pure 15N and pure 14N bands. ओके इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर वो तो 15N उसमें पूरे ही स्ट्रैंड में 15N प्रेजेंट होगा, या तो पूरे ही स्ट्रैंड में 14N प्रेजेंट होगा। अगर डिस्पर्सिव होता तो मिक्स्ड होते, और मिक्स्ड अगर होते तो दैट मींस एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पोजीशन कोइंसाइड नहीं होती, राइट। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पोजीशन जो है इसकी, इससे कोइंसाइड नहीं होती, बट यहाँ पे मिक्स्ड नहीं थे बट प्योर थे, एंड इफ दैट वाज प्योर तो दिस experiment disproved the dispersive mode of replication, करेक्ट। तो यहां पे उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में डिस्प्रूव कर दिया कि कंजर्वेटिव मोड नहीं है, अब देवर स्टक के ये सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। तो दूसरे अगेन जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने अगेन उसमें उन्होंने डी नेचर किया, उनसे ये पता चल गया कि ये उन्होंने ये भी डिस्प्रूव कर दिया कि ये पर्टिकुलर डिस्पर्सिव मोड भी नहीं है, राइट। तो डिस्पर्सिव मोड भी उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पे because it is now known as the most beautiful experiment in biology and this actually initiated the concept of using the radioisotopes. तो यहाँ पे मेजल्स्टन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट ने फाइनली प्रूव कर दिया कि द मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज, और वी कैन से द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें एक डीएनए डुप्लेक्स में एक पेरेंटल स्ट्रैंड वेरेस अदर विल बी द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, राइट। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया द पर्टिकुलर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे उन्होंने ये पर्टिकुलर इन्फेरेंस पे पहुंचे, कैसे पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाउ द पर्टिकुलर फीचर ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाज देयर इन द रेप्लिकेशन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सी यू।